अब मैंने आपको बेसिकली इस किताब के बारे में स्टोरी से ज्यादा इस चीज पे फोकस करना है कि ये किताब पढ़नी कैसे है। जी हाँ, ये बात दुरुस्त है कि इस किताब को पढ़ना कैसे है, क्योंकि ये एक खास स्टाइल में लिखी हुई किताब है। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि पिकासो की पेंटिंग के अंदर एब्स्ट्रैक्ट हुआ करता था, जिसको आपको एक खास तरीके से समझना पड़ता था। जैसे आपसे मैं जिक्र कर रहा था कि पेंटिंग को कैसे पढ़ा जाता है, इसी तरह वर्जीनिया वुल्फ ने भी एक स्टाइल इंट्रोड्यूस कराया राइटिंग में, जिसको हम कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब ये है कि स्ट्रीम का मतलब तो रिवर हो गया, कॉन्शियसनेस का मतलब वट एवर इज गोइंग ऑन इनसाइड दिस हेड ऑफ योर्स, वट एवर यू आर थिंकिंग, वट एवर इज पासिंग थ्रू योर थॉट्स, वो सब चीज जो है उसको अगर आप फ्लो की सूरत में पेश करें तो दैट थिंग इज कॉल्ड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। और अगर आप उसको राइटिंग की शक्ल में लेके आएंगे तो वो वही लिटरेरी मास्टरपीस बनेगा जैसा कि ये वर्जीनिया वुल्फ का बना हुआ है। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की मिसाल मैं आपको इस तरीके से दे सकता हूं कि आप फॉर एग्जाम्पल एक लम्हे के लिए कुछ सोच रहे हैं और एक लम्हे के लिए आप कुछ कर रहे हैं। उन दोनों चीजों का जो रब्त है उनको बयान अगर मैं करना चाहूं तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मैं एकदम से सोच रहा हूं कि जिंदगी क्या चीज है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, हम लोगों की जिंदगियों का क्या पर्पस है। और दूसरे लम्हे मैं ये प्रोग्राम भी कर रहा हूँ और मेरे जहन में ये भी ख्याल आ रहा है कि मैंने अगला जुमला क्या बोलना है। और बैक माइंड में शायद मेरे एक और चीज जहन में चल रही होगी कि मैंने चॉकलेट खानी है, या मैंने रेस्टोरेंट जाना है, या मैंने अभी कोई और एक और काम मेरे जिम्मे है वो मैंने करना है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये थॉट्स की शक्ल में चल रही हैं मेरे जहन के अंदर। तो अब ये जो चीजें हैं थॉट्स की शक्ल में तो चल रही हैं, लेकिन जब आप इसको राइटिंग में लेके आएंगे तो ये सारी चीज जो है एक तरह से आप यूं समझें कि एक बेरब्त ख्याल है जो चला जा रहा है और उसको आपने राइटिंग की शक्ल में पेश करना है। तो ये जो किताब है टू द लाइट हाउस, ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के ऊपर ही सारी बेस करती है। जुमले लंबे हैं, कॉमास हैं, फुल स्टॉप्स कम हैं, और कई दफा ऐसा होगा आप एक जुमला शुरू करेंगे और वो जुमले जुमले की एंड तक पहुंचते पहुंचते आप पूरा थीम ही लूज कर जाएंगे। आपको समझ ही नहीं आएगा ये थ्रेड शुरू कहां से हुआ था, खत्म कहां पे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक करेक्टर है लिली, डोंट वरी इसमें कोई स्पॉइलर नहीं मैं आपको दे रहा। इसमें एक करेक्टर है लिली, वो पेंटर है। तो वो अक्सर अपने आप से ये सवाल करती है कि व्हाट इज लाइफ। और वो मिसेस रामसे की फ्रेंड है, जो कि मिसेस रामसे इसका प्रोटैगनिस्ट है जो इस नॉवल के अंदर, वो उस अक्सर ये सवाल करती है लाइफ क्या है। फिर अगले ही लम्हे वो ये कहती है कि अच्छा मैं इसका जवाब पेंटिंग के थ्रू दूंगी। तो आप यूं समझ लीजिए कि वो जो जिस चीज का जवाब वो पेंटिंग के थ्रू देना चाह रही है और एक लम्हे के लिए कुछ ही मिनट पहले वो सोच रही थी व्हाट इज लाइफ, यही वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। लेकिन अब दिमाग में जो ख्याल चल रहा है वो तो आप चलो चल जब से आप पैदा हुए चल ही रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको रिटर्न फॉर्म में पढ़ेंगे तो वो आपके लिए उसको ग्रिप करना, एब्जॉर्ब करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। और इसीलिए मैंने आपसे अर्ज किया कि अगर आपने ये नॉवल पढ़ना है या समझना है तो आपको ये चीज जहन में रखनी पड़ेगी। हालांकि अब इस नॉवल की जो स्टोरी है वो बहुत सिंपल सी है। रैमसे फैमिली जो है, मिस्टर एंड मिसेस रैमसे, मिस्टर रैमसे जो है एक फिलोसोफर हैं और वो ये चाहते हैं कि वो एक बड़ी थ्योरी पेश कर दें या किसी थ्योरी का हल पेश कर दें। मिसेस रैमसे जो है वो एक क्लोज टू द होम फैमिली हैं, बड़ी वो अच्छी खातून दिखाई गई हैं जो अपने बच्चों के साथ केयरिंग है, अपने हस्बैंड की तरफ से बड़ी केयरिंग है। लेकिन साथ साथ जिस वक्त वो काम कर रही होती हैं तो वो उसको ख्यालात भी जो साथ साथ आ रहे होते हैं अबाउट लाइफ, अबाउट ह्यूमन स्ट्रगल, अबाउट ह्यूमन सफरिंग, वो उसके बैक ऑफ द माइंड चल रहे हैं। तो वो उसका इस किताब में बहुत जरूरी जिक्र है और वर्जीनिया वुल्फ ने उसको इस खूबसूरती से नेट किया है कि आप मतलब पढ़ते रह जाएंगे, शशदर रह जाएंगे कि इसने क्या टेक्निक यूज की है। तो अपनी अपनी टेक्निक के इस्तेमाल से और इस नई टेक्निक को इंट्रोड्यूस कराने वाले तमाम ये जो लोग थे वो मॉडर्निस्ट कहलवाए। एजरा पाउंड है, जेम्स जॉयस है। जेम्स जॉयस तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल चीज है ना। उसका एक बुक है यूलिसिस, वो मेरे पास पड़ी है, मैं उसका रिव्यू आपके पास लेके आऊंगा कभी। यूलिसिस जो बुक है वो सारी समझने के स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। उसके अंदर इतने ज्यादा फॉरेन वर्ड्स हैं जिसमें ग्रीक है, लैटिन है, और भी फ्रेंच वर्ड्स की बेतहाशा भरमार है। और वो दैट बुक इज ऑफ दैट मच साइज, यानी कि उसके बहुत सारे पेजेस हैं।
अच्छा खासा बड़ा वॉल्यूम है। और उसका जो प्रोटैगनिस्ट है स्टीफन, वो बेसिकली उसकी एक्टिविटी के ऊपर बुक है, और आप हैरान होंगे कि वो पूरी बुक सिर्फ एक दिन के ऊपर, एक दिन की एक्टिविटी के ऊपर बेस करती है, विच इज 16 अक्टूबर। और इसी तरह वर्जीनिया वुल्फ का ये जो चैप्टर 1 है, जो इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि इसका नाम है द विंडो। ये पहला चैप्टर जो है, ये सारा का सारा आप यूं समझ लीजिए कि इस बुक का प्लॉट कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन चलिए प्लॉट फॉर द मीनिंग ऑफ पर से के प्लॉट क्या है, आप यूं समझ लीजिए कि जो पहला चैप्टर है उसमें यही जिक्र किया गया कि हमें लाइट हाउस जाना है। मसलन फॉर एग्जाम्पल आप ये शुरू कर सकते हैं, इस बुक का जो शुरू है कुछ इस तरह है, यस ऑफ कोर्स इफ इट्स फाइन टुमारो सेड मिसेस रैमसे, बट यू विल हैव टू बी अप विद द लार्क, शी एडेड। टू हर सन दीज वर्ड्स कन्वेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जॉय। कहने का मकसद ये है कि जेम्स, जो उनका सबसे छोटा बेटा है, उसको समर वेकेशंस में टू द लाइट हाउस, यानी कि जो कि इस बुक का नाम है, लाइट हाउस जाने का बड़ा उसको जेहन है। लाइट हाउस जो है इनके जो समर हाउस है उससे थोड़ी सी दूर है, ऐसा नहीं है कि वॉकिंग डिस्टेंस पे, आपको एक बोट में बैठ के लाइट हाउस की तरफ जाना पड़ेगा। और ये आदमी, ये जो लड़का जेम्स है, ये अपने बाप से एक मामले में इसकी रिफ्ट रहती है, क्योंकि इसका जो बाप है खराब मौसम से बहुत डरता है। रिमेंबर मिस्टर रैमसे हु इज अ फिलोसोफर, वो कहता है अच्छा मौसम ठीक होगा तो देखेंगे। ये सब चीजें जो है रैमसे के छोटे बेटे जेम्स को बहुत बुरी लगती हैं, तो उसके दिल में बाप के खिलाफ एक रिफ्ट बैठी हुई है। तो उस रिफ्ट का जिक्र जो है किताब के अंदर मौजूद है। दूसरा करेक्टर जिससे मैंने आपसे इंट्रोड्यूस करवाया वो लिली है, शी इज अ पेंटर। और इसी तरह बाकी करेक्टर्स जो हैं वन बाय वन इंट्रोड्यूस होते जाएंगे, लेकिन इस किताब में करेक्टर्स की इंट्रोडक्शन ऐसे नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। जैसे आपको याद होगा, ये रशियन लिटरेचर की जो नॉवेल्स है उसमें फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की अगर किसी करेक्टर का तारुफ कराने जा रहा है, जिस तरह एलियोशा था, दिमित्री था और बाकी लोग थे, तो वो पूरी एक तमहीद बांधा करता था कि ये करेक्टर कहाँ से बिलोंग करता है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। इसमें ये जो करेक्टर्स हैं वो आपको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के थ्रू जो है अपना अपना इंट्रोडक्शन करवाते जाएंगे, और आपको वो ग्रिप करना पड़ेगा कि वो करेक्टर्स क्यों हैं। इसी वजह से ये जो 200 सफ़े हैं ये आपको बहुत ज्यादा लगने लग पड़ते हैं, क्योंकि आप एक पेज का थीम समझने जाते हैं तो वो थीम एकदम से, जो लाइन ऑफ थॉट है वो एकदम से चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से जो है आप एकदम से इस चीज को ग्रिप नहीं कर पाते। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इस किताब में एक पैराग्राफ चूज किया है, ऑफ्टन शी फाउंड हरसेल्फ सिटिंग एंड लुकिंग, देख रही है आसपास, with her work in her hands until she became the thing she looked at, अपना काम करते हुए, और हत्ता कि वो चीज बन गई जिसकी तरफ देखा जा रहा है। दैट लाइट फॉर एग्जाम्पल, वो रोशनी जो नजर आ रही है। इसी तरह आगे चलते हुए, she praised herself in praising the light without vanity, she praised for she was stern, she was searching, she was beautiful like that light। और इसी तरह आप आगे चलते जाएं तो she looked up over her knitting and met the third stroke and it seemed to her like her own eyes meeting her own eyes। यानी कि थर्ड स्ट्रोक से मुराद ये है कि वो अपनी निटिंग कर रही है और वो तीसरे दाने पे पहुंच गई है निट करते हुए, और इस दौरान उसकी अपनी आंखों ने उसकी आंखों के अंदर देखा, ऐसे जैसे कि वो अपने आप से मुलाकात कर रही हो। और इसी तरह ये आगे चलते चलते ये स्टोरी चलती जाएगी। No happiness lasted, she knew that, she knitted with firm composure। इसी दौरान when her husband passed, इसके husband गुजरे, though he was chuckling at the thought that Hume the philosopher grown enormously fat had stuck in a bog। वो ह्यूम के बारे में सोच रहा है, द फिलोसोफर, कि वो कैसे एकदम से मोटा हो गया था और वो फिर स्वैप में फंस गया, यानी कि बॉग में फंस गया। और he could not help noting as she passed the sternness at the heart of her beauty। यानी कि वो औरत क्या सोच रही है, उस अपने हस्बैंड के बारे में सोच रही है। ये बेसिकली एक औरत के अंदर चलने वाली जो कन्फ्लिक्ट है अबाउट लाइफ और अबाउट हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग, अबाउट हर हस्बैंड कि वो क्या सोचता है, किस तरह चलता है, इसका घर, खुद ये क्या है, दुनिया क्या है, ये सब कुछ सिर्फ 2 सफ़ों के अंदर पेश हो गया। अब अगर आप स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक को, जिस तरह मैंने आपको समझाया, अगर आप समझ गए हैं
तो फिर ये बुक आपके लिए ईजी हो जाएगी। आप इसी चीज को फॉलो करेंगे, आपने ये थीम पकड़ा है, ऑल दो लेट मी हेल्प यू, आप चीज को पकड़ लेंगे, ऐसी बात नहीं है। ये लिखा इसी मकसद के लिए गया है और इसीलिए मैं आपकी हेल्प भी कर सकता हूं कि जो पहला चैप्टर है वो टू द लाइट हाउस, यानी कि प्लानिंग है टू द लाइट हाउस जाने के बारे में, जो जेम्स की क्वेश्चनिंग आंसरिंग है अपने पेरेंट्स के साथ। और इसी तरह जो इसका सेकंड चैप्टर है वो आप यूं समझिए कि इट्स अबाउट टाइम पासेस में जो घर है, जो समर हाउस है, जब ये फैमिली वापस चली जाती है, वो घर अपने आप से बातें कर रहा है, कौन कैसा था, कौन कैसा नहीं था, अबाउट स्टेयरकेस, अबाउट वॉल्स, और जो स्पाइडर वेब्स बने हुए हैं और ये सारा कुछ है, इन चीजों के बारे में बात कर रहा है, एटक के बारे में बात हो रही है। और वो दैट चैप्टर इज द शॉर्टेस्ट, बहुत शॉर्टेस्ट है, तो मतलब एज शॉर्ट एज दिस बुक विच इज शॉर्टर देन माई हैंड फ्रेंकली स्पीकिंग। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इसका जो थर्ड एंड लास्ट चैप्टर है वो है द लाइट हाउस। उसमें जो रैमसे फैमिली है वो बहुत सारी चीजों से गुजर चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड वॉर वन का जिस तरह मैं आपसे जिक्र कर रहा था, देखिए वॉर्स कोई अच्छी चीज नहीं होते। अब जिस वक्त वर्ल्ड वॉर वन हुई थी वो एक्सपैंड हो गई थी, मुख्तलिफ मुल्क उसमें कूद पड़े थे। इसी तरह मिसेस रैमसे जो कि प्रोटैगनिस्ट हैं इस कैरेक्टर में, जो मेन कैरेक्टर है बुक का, उनका बड़ा बेटा एंड्रू जो था वो वॉर में काम आ चुका होता है। और इसी तरह जो है इनके जो मिसेस रैमसे हैं उनकी भी डेथ हो चुकी होती है। तो ये फैमिली दिखाया है कि इसमें कोई खास टाइम फ्रेम का जिक्र नहीं है, बट लेट अस से कि इट्स अबाउट 10 ईयर्स, 10 ईयर्स पास हो चुके हैं। वो कहीं ना कहीं आप कलेक्ट कर लेंगे कि 10 साल की ही बात है, 10 साल गुजर चुके हैं। और फिर ये फैमिली दोबारा समर हाउस पे जाती है और अब ये प्लान करते हैं कि अब हम लाइट हाउस जाएंगे। मिस्टर रैमसे का भी माइंड थोड़ा सा चेंज हो चुका होता है, ही इज मोर सॉफ्टर टुवर्ड्स थिंग्स। और उनका पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज लविंग वाइफ, ही न्यू ही लव हर। ऑल्दो ये किसी वक्त शुरू के फर्स्ट चैप्टर में तो यही ये दिखाया गया कि वो उसको नहीं कह पा रहे, वो उसको नहीं कह पा रही कि हाउ मच दे लव ईच अदर। खैर इस एग्जिस्टेंस को लेते हुए चलते जाते ये पहुंचते पहुंचते तो फिर जेम्स जो है वो कश्ती को रोक कर रहे हैं एंड दे आर गोइंग टू द लाइट हाउस अल्टीमेटली फाइनली। तो इसका बाप लाइट हाउस पे जाके कहता है जेम्स यू रोड वेल, कि मतलब आपने बहुत अच्छी तरीके से कश्ती चलाई। तो वो जो एक स्ट्रेन था, जेम्स जो है एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट उसको अपने बाप से क्लोजनेस फील हुई। तो वो जो एक स्ट्रेन था जो शुरू फर्स्ट चैप्टर में फील हो रहा था वो खत्म हो गया, बाप बेटा एक दूसरे से करीब आ गए। और आखिर में आप ओशन देखते हैं कि मतलब वेव्स हैं। तो वो जो लाइट हाउस है, ये मैं आपको एक बात कर रहा हूँ, बताना चाहूंगा यहाँ पे कि यहाँ तक ये नॉवल एंड हो जाता है। जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि मॉडर्निस्ट राइटर्स जो हैं वो थीम्स, मोटिव्स और सिंबल्स के ऊपर बहुत फोकस किया करते थे। अब जैसे एंड्रयू का मर जाना या जो उसके बड़े बेटे का पासिंग अवे इन वर्ल्ड वॉर वन, बेसिकली वो वर्ल्ड वॉर वन का थीम उसने पेश किया और उसने बताया कि किस सफरिंग से ये पूरी फैमिली गुजर गई। इसी तरह ये जो लाइट हाउस है, बिकॉज लाइट इज अबाउट होप, इट्स अबाउट अगेंस्ट नाइट, इट्स अबाउट डार्कनेस अगेंस्ट डार्कनेस। तो ये जो लाइट हाउस है ये इनकी जिंदगियों के लिए एक होप है, जो कि वर्जीनिया वुल्फ इस नॉवल के थ्रू जो मैसेज देती है। तो गर्ज ये कि ये नॉवल इस तरीके से एंड हो जाता है। असल में इस नॉवल के अंदर जो है वर्जीनिया वुल्फ इतनी बड़ी औरत क्यों कंसिडर हुई? जिसने ये नॉवल लिखा है उस जमाने में ज्यादातर मर्दों का होल्ड हुआ करता था राइटिंग के ऊपर, चीजों के ऊपर। तो उस दौर में इसने एक ये नई टेक्निक इंट्रोड्यूस कराई, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, और एक बड़ी राइटर के तौर पे सामने आई उस जमाने में, आप जानते ही हैं। और फिर इसमें एक करेक्टर है लिली। अगर मैं करेक्टर एनालिसिस आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि इसमें एक करेक्टर है लिली जो कि कुछ करना चाहती है एंड शी इज रिप्रेजेंटिंग द वर्किंग वुमन हु आर फाइंडिंग मीनिंग इन लाइफ, और वो पेंटर बनना चाहती है। और ये वो चीज़ हैं, ये वो सिंबल्स हैं, ये वो थीम्स हैं जो इस किताब में आपको हेल्प करेंगे इस किताब को रीड करने में। तो वर्ल्ड वॉर वन ने कैसे इंसानों को चेंज किया, किस तरह राइटर्स चेंज हुए, किस तरह पोइट्स ने उस चीज़ को बयान किया। जैसे मैंने आपको अर्ज किया, टी.एस. इलियट है टू द वेस्टलैंड का, जे.एम. केन्स है जिन्होंने इकोनॉमिक्स में नए प्रिंसिपल्स दिए जिसकी वजह से उस वक्त के डिप्रेशन से लोग बाहर आए, गवर्नमेंट बाहर आई, जॉब्स के दरवाजे खुले वगैरह वगैरह।
तो इस वजह से ये सारे लोग जो है मॉडर्निस्ट कहलाते थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का प्रोग्राम जो है वो आपको पसंद आया होगा, इस किताब का रिव्यू भी पसंद आया होगा। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप इस पे कमेंट वगैरह दें कोई प्रोग्राम के हवाले से, कौन सी बुक्स का मुझे रिव्यू देना चाहिए। ऑल्दो आई हैव एन आइडिया कि विच बुक आई शुड बी प्रेजेंटिंग नेक्स्ट वीक। और उसके अलावा ये कि आपको मेरा ये रिव्यू कैसे लगा। और मकसद तो मेरा यही होता है कि आप किताब पढ़ें, किताब पढ़ के चीज़ें सीखें, क्योंकि देखिए ना, ब्रेन इज़ अ मसल, इसको थोड़ा एक्सपैंड करें। रीडिंग एक्सपैंड्स इट, तो नए थॉट्स आएंगी, नई चीज़ें आपके अंदर आएंगी, उस ज़माने की फ़िलासफ़ी, राइटिंग स्टाइल्स, आपको चीज़ें समझ आएंगी कि इंसान तरक्की कैसे करता है। और इन द एंड इन बुक्स का पर्पस यही होता है कि इंसान जो है निकल जाता है, स्ट्रगल करता करता निकल जाता है। रिमेंबर दैट कमू के प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि देयर इज अ कैरेक्टर नेम्ड सिसिफस, जिसमें एक रोजाना एक बुल्डर जो है रोल अप करना है और वो रोल डाउन होता हुआ नीचे आ जाता है। दिस इज स्ट्रगल, यू नो। तो कहने का मकसद ये है कि वर्जीनिया वुल्फ ने भी इन नॉवेल्स के थ्रू पोइट्स, फिलोसफर्स और जो राइटर्स होते हैं वो आपको एक मैसेज दे रहे होते हैं कि व्हाट नॉट टू डू एंड व्हाट शुड बी डन। तो हमने इन चीज़ों से ये सीख के आगे चलना होता है, ग्रो करना होता है और सोसाइटी को डेवलप करना होता है। बिकॉज सोसाइटी इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, यू नो, हाउ वी कम्युनिकेट विद ईच अदर। हमें एक आदमी दूसरे को अपनी बात कैसे पहुंचाता है, दूसरे का रिस्पॉन्ड कैसे एब्जॉर्ब करता है, कैसे रिफ्लेक्ट करता है। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। तो ये सोसाइटी बनाने में, उसको इम्प्रूव करने में, उसको पॉलिश करने में राइटर्स, पोइट्स, फिलोसफर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आप इनको पढ़ें, आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो कमेंट दीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको मेरा प्रोग्राम कैसा लगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी और तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।